अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम को मंजूर कराने के लिए अमली तौर पर मुतहर्रिक हो चुकी है और इस तरमीम को पार्लियामान में लाने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। ये तरमीम महज कानूनी तब्दीली नहीं बल्कि सियासी मुशावरत, इख्तियारात की असर नौ तकसीम और मरकज़ और सूबों के दरमियान ताकत के तवाज़ुन से भी जुड़ी हुई है। इसलिए हुकूमत ने इस मामले को मरहलावार और सियासी हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ाने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम को 7 नवंबर यानी जुमे को सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान है, जिसके बाद इस पर दोनों ऐवानों में बहस की जाएगी। सेनेट का इजलास हफ्ते और इतवार समेत जारी रखने का फैसला किया गया है ताकि इस तरमीम पर तेजी से पेशरफ्त हो सके। हुकूमत चाहती है कि 10 नवंबर तक इस पर रायशुमारी की बुनियाद तैयार हो जाए, जबकि सेनेट का इजलास 14 नवंबर तक जारी रहने की तवक्को है। इस दौरान मुतल्लिका पार्लिमानी कमेटी को भी फाल करार दिया जाएगा, जो तरमीमी मुसवदे का तफसीली जायजा लेकर सिफारिशात मुरतब करेगी। इस वक्त हुकूमत की हिकमत अमली में सबसे अहम पहलू सियासी इत्तफाक राय पैदा करना है। इस मकसद के लिए इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेने और एक मुश्तरका कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ दी गई है। इस कमेटी का काम तमाम एतराज़ात, तजावीज़ और सियासी तहफ़्फ़ुज़ात को यकजा करके तरमीम का ऐसा हतमी ड्राफ्ट तैयार करना है जो सबके लिए काबिल कबूल हो सके। हुकूमत जानती है कि महज नंबर की बुनियाद पर नहीं बल्कि सियासी माहौल को हमआहंग बनाकर ही तरमीम आगे बढ़ सकती है, खुसूसन इसलिए कि NFC और सूबाई खुदमुख्तारी जैसे अहम मामलात इस तरमीम के साथ वाबस्ता दिखाई दे रहे हैं। ज़राए बताते हैं कि हुकूमत का हदफ है कि नवंबर के वस्त तक ये तरमीम पार्लियामान से मंजूर हो जाए, लेकिन इस अमल में वो जमातें ख़ास अहमियत रखती हैं जो 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड के तहफ़्फ़ुज़ की लंबरदार है, जैसा कि पीपल्स पार्टी। अगर पीपल्स पार्टी ने अपने मौक़िफ़ पर सख्ती से कायम रहने का फ़ैसला किया तो तरमीम का रास्ता पेचीदा हो सकता है। यही वजह है कि हुकूमत इत्तेहादियों को इस तरमीम पर एतमाद में लेने के लिए खासी मुतहर्रिक है। MQM के वफ़द की वज़ीर आज़म से भी मुशावरत हो रही है और आज MQM रहनुमाओं की जानिब से 27वीं आईनी तरमीम पर ग्रीन सिग्नल भी दे दिया गया है। आज फारूक सत्तार और खालिद मकबूल सिद्दीकी मीडिया से बात करते हुए क्या कहना था खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इस मुताल्लिक़ क्या कहा था, उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। आईनी तरमीम पाकिस्तान में गुड गवर्नेंस, दफा और सूबों के दरमियान बेहतर हम आहंगी के लिए लाई जा रही है। अवामी सहूलत, मुल्की मफादात और बेहतरी के लिए जब भी जरूरत पेश आती है आइन में तरमीम की गई है, सो अब भी की जा रही है। आइन के आर्टिकल 243 मुल्की सालमियत और दिफा के हवाले से कौमी जरूरत से उसको हम आहंग किया जाना जरूरी है। यानी MQM ये तासुर दे रही है कि वो इस आईनी तरमीम में हुकूमत के साथ खड़ी है। अब दूसरी जानिब आज मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी की ज़ेर सदारत पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास भी हुआ, जिसमें मुमकिना आईनी तरमीम पर बातचीत की गई। पार्लिमानी रहनुमाओं के इस इजलास में 27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर को मंजूर कराने का फैसला किया गया है। बहरहाल हुकूमत की ये अच्छे से जानती है कि वो तनहा इस आईनी तरमीम को मंजूर नहीं करा सकती। यही वजह है कि वो तमाम इत्तेहादियों को एतमाद में ले रही है, जबकि वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कह रहे हैं कि हुकूमत आईनी तरमीम ला रही है और इस हवाले से पीछे समेत तमाम इत्तेहादियों को एतमाद में लिया जाएगा। पार्टी के साथ हमारी जो 3 राउंड्स हैं और हमारी आपस में डिस्कशन है, हम दोनों मिलके एक पॉइंट पे पहुंचे। अब हमने दूसरे अलाइज को ऑन बोर्ड करना है कि हम पहले इस हाउस में ले आए, बजाय नेशनल असेंबली में के जाने के। को सबको पता है कि जी वहाँ एक नंबर की ज्यादा गेम होती है और यहाँ जो है यहाँ प्रोफेशनलिज्म ज्यादा होता है। आई एश्योर यू कि ये गवर्नमेंट की ही है, गवर्नमेंट ही लाएगी और गवर्नमेंट का ये जिम्मेदारी है कि वो लाए। ये कहीं से पैराशूट नहीं हो रही, बल्कि जो आपका प्रोफेशन है, जो बड़ा ऑनरेबल प्रोफेशन है, हम तो जहाँ अपने अलाइज को ऑन बोर्ड कर रहे हैं और उनसे डिस्कस कर रहे हैं, हम स्टेक होल्डर्स को भी डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। अब हुकूमत का सबसे पहला फोकस अपनी सबसे आम इत्तेहादी पीपल्स पार्टी को इस आईनी तरमीम पर कायल करना है। यही वजह थी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सबसे पहले 27वीं तरमीम पर बिलावल भुट्टो से ताउन मांगा, लेकिन पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान कहती है कि हुकूमत ने जब पीपल्स पार्टी के साथ 27वीं आईनी तरमीम को मुसवदा शेयर किया तो उस वक्त बिलावल भुट्टो का कहना था कि वो इसे अवाम और पार्टी के सामने लेकर जाएंगे, क्योंकि सूबों के हुकूक पर कोई एकतरफा कुल्हाड़ी नहीं मार सकता। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा आजिज़ दामरा साहब ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम आजिज़ दामरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसका मतलब सर ये है कि 27वीं आईनी तरमीम से पहले बहुत कुछ है जो होना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी NFC अवार्ड से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं है। जी देखें जी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए तो हर वक्त जो है वो आ सकती है अमेंडमेंट, मगर 27th अमेंडमेंट की जो वादगश्त इस मुल्क में चल रही थी, अब थोड़ा मेच्योरिटी की तरफ जा रही हैं चीजें। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पब्लिक की हैं वो पॉइंट्स जो डिस्कशन हुई है, और आगे चल के भी इस अमेंडमेंट में कितनी और पॉइंट्स मजीद होंगी वो तो जब ड्राफ्ट आएगा ऑफिशियली उसमें पता पड़ेगा। इससे जो भी पॉइंट्स शेयर की गई हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उस पर कल CEC का हमारा इजलास है, उसमें थारोली डिस्कशन होगी और ऑफिशियली मौकूफ भी आ जाएगा
कि जिन जिन पॉइंट्स पे उन्होंने हिमायत मांगी है उनके आईनी पोजीशंस क्या होंगी, आगे चल के मुल्क के सियासत पे क्या असरात होंगे उनके। तो पीपल्स पार्टी जाहिर एक आईनी जो होती है तरमीम, उस पे सीसी का हमारा जो बड़ा फोरम है उस पर चीजें डिस्कस होती हैं, उसके बाद ही मौक़िफ़ दिया जाता है। नहीं, जैसे ये कहा गया कि पहले सीईसी में लेके जाएंगे, जाहिर है वहां पर इज्तिमाई दानिश तो आ जाएगी कि जमात क्या समझती है, लेकिन जो कहा गया बिलावल साहब की तरफ से कि फिर इसको आवाम के सामने रखेंगे, तो वो क्या तरीका कार होगा? आवाम के सामने कैसे लेकर जाएंगे इसको, या अवामी इनपुट कहाँ से लेंगे? देखें, जो अवामी पार्टियां होती हैं वो डेफिनेटली अवाम का उनका एक राब्ता होता है, ग्रास रूट का राब्ता होता है, और पीपल्स पार्टी का अवाम से कनेक्शन जो है वो आज का नहीं है, वो शुरू से जुड़ा हुआ है और ग्रास रूट तक हमारी तंजीमी स्ट्रक्चर मौजूद है। उसके बाद मीडिया के थ्रू भी बहुत सारे सोर्सेज है जो अवाम की राय जो है वो सामने आ चुकी होती है। इस पे एक तो रिएक्शन ऑलरेडी आ रहा है, आप भी देख रहे होंगे और हम भी देख रहे हैं इन चीजों को, कि इसमें कहीं सूबों की तकसीम की बात की कोई तबसरे कर रहा है, एनएफसी के हवाले से तबसरे होते हैं। तो वो काम जो सूबों को स्ट्रेंथन करने के लिए पेरिटी यूनिट को पीपल्स पार्टी ने खुद किए हुए हैं, जाहिर है उस पर कंप्रोमाइज बड़ा मुश्किल होगा, और उस पर कल सीईसी बैठेगी और बात करेगी। आगे चल के ड्राफ्ट जब आएगा देन हमें पता पड़ेगा कि वफाकी हुकूमत जो है वो किन चीजों पे पीछे हट सकती है, किस पे नेगोशिएशन करती है। तो ये मेरे ख्याल में जब उनका ड्राफ्ट आ जाएगा बाज़ाब्ता तौर पे तभी बात होगी। अब तक लेकिन वफाकी हुकूमत तो बज़ाहिर उजलत में दिखाई दे रही है ना कि 14 नवंबर से पहले एक ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मंजूर करानी है। तो जो प्रोसेस आप बता रहे हैं, जाहिर है सीईसी इजलास है, उसके बाद कंसल्टेशन भी जारी रहेगी। तो आपको लगता है कि जो वक्त है वो इनफ है इस सारे काम के लिए, प्रोसेस के लिए? मेरे ख्याल में ये तो बड़ी एक अजीब एक मौक़िफ़ है फेडरल गवर्नमेंट का कि उन्होंने एक ड्रा कर लिया है कि ये टाइमिंग इतनी है। ऐसा मुल्क में ऐसा क्या है कि इस डेट तक या इस मंथ तक अगर अमेंडमेंट नहीं आएगी तो ऐसा क्या होगा, नंबर 1। और दूसरी बात यह है कि जो मैं मीडिया में सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ चीजों को, कि उनके अपने जो अराकीन हैं वो भी इस बात से बेखबर है कि उनकी जो मजलिस आमला की जो मीटिंग्स या पार्लियामानी पार्टीज की मीटिंग्स होनी चाहिए वो भी मेरे ख्याल में नहीं हुई हैं, जहां पर वो अपने फोरम में ये चीजें डिस्कस कर चुके हों। बाद में उनको जाना चाहिए अपनी इत्तेहादी पार्टियों को कन्विंस करने की। तो धामरे साहब, उजलत क्या है, ऐसी उजलत क्या है, इसके पीछे क्या सबब है? वो तो गवर्नमेंट बता सकती है ना, वो तो गवर्नमेंट बता। आप भी जाहिर सीजन पॉलिटिशियन है, आपको क्या लग रहा है, क्या ऐसी चीज मंजूर करानी है जिसके बाद कुछ चेंज आ रहा है? मैं खुद हैरत ज़दा हूँ इस बात पे, मुझे खुद हैरत है इस बात पे कि अभी आपने अपनी पार्टी की मजलिस आमला का इजलास नहीं किया, पार्लियामानी पार्टी का इजलास नहीं किया, जो मीडिया में चीजें रिपोर्ट हो रही हैं। आपने पीपल्स पार्टी से बात की है और हमने चीजों को पब्लिक, चेयरमैन साहब ने चीजों को पब्लिक किया है। उसके बाद आप दूसरी इत्तेहादी पार्टियों से बात करेंगे और आप 2 से 3 दिन का टाइम भी दे रहे हैं कि जी हम सेनेट में पेश कर देंगे, बाद में ये नेशनल असेंबली में जाएगा। तो मंतक समझ में नहीं आ रहा, और उसकी जस्टिफिकेशन तो जारी है गवर्नमेंट ही दे सकती है। आपको क्या लग रहा है ज्वाइंट सिटिंग में होगा? क्योंकि अभी सेनेट के अंदर जो नंबर है, रिक्वायर्ड नंबर है, वो ये 3 शॉर्ट ऑफ दैट नंबर, 3 वोट्स चाहिए होंगे। वक्त बात है कि ज्वाइंट सिटिंग की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है। दोनों हाउसेस जो है वो अपने अपने तौर पर अमेंडमेंट्स को मान लें, मगर दूसरी बात यह है कि वो अमेंडमेंट सामने आए ना कि कौन सी चीजों पे गवर्नमेंट को इतनी जल्दी है या इसी महीने में वो करवाना चाहती है। वो सारी चीजें जब ड्राफ्ट आएगा ऑफिशियली, उसके बाद जारी है पार्टी की जानिब से हमारे सीनियर पार्लियामेंटेरियंस पे कमेटी बनेगी, वो डिस्कशन करेगी, नेगोशिएशन होगी। जारी है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रही है ना, सिंपल कोई कानून साजी तो हो नहीं रही या कोई एक्ट तो पास हो नहीं रहा जो सिंपल मेजॉरिटी से हो जाए। तो इससे जो जल्दबाजी वाली बात है वो खुद हमें भी समझ में नहीं आती कि आपने अभी राब्ता किया है, उस पर कोई सीरियस नेगोशिएशन नहीं हुई है कि इत्तेहादियों के दरमियान। खुद जो हुक्मरान जमात है अकेली नून लीग, उनके भी अराकीन की आवाजें तो मीडिया में अभी आ रही है ना कि उन्हें भी पता नहीं। ठीक, और धारवा साहब लास्टली जाहिर है इसके ऊपर 18th अमेंडमेंट पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक प्रिंसिपल पोजीशन है, प्रिंसिपल स्टांस है, उसमें ये भी हो सकता है कि हुकूमत कन्विंस करे सबसे पहले तो कि इसको रिवाइज किया जाए, लेकिन अगर नहीं कर पाती तो क्या फिर शिकवार मंजूरी हो सकती है? क्योंकि वो ये कहते हैं कि ये भी कोई सहीफा तो नहीं है, जाहिर है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है और उसका भी एक तरीकाकार है, वो हो सकती है। ये तो नहीं कि जो लिख दिया गया या 18th अमेंडमेंट कंसेंसस डॉक्यूमेंट था तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता। देखिए, आपने अभी लफ्ज इस्तेमाल किया कंसेंसस है,
जो चीजें कंसेंसस से पास हुई हों और दोनों मेजर पार्टी ने मिलकर पास की हों, अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर पास किए हों, 10 माह लगे उसमें, नेशनल लेवल की कमेटी थी उसमें, और सूबे मजबूत तो फेडरेशन मजबूत, ये हमारा कॉन्सेप्ट है नंबर 1। और दूसरी बात के शिफ्ट वाइज अमेंडमेंट को मंजूर करवाना, 2/3 मेजॉरिटी अगर किसी के पास है तो वो करवा सकते हैं। ये सारी एक्सरसाइज इस मुल्क में हो सकती हैं, अमेंडमेंट्स आ सकती हैं, हुकूमत की साइड से भी आ सकते हैं, और प्राइवेट मेंबर डे पे प्राइवेट मेंबर आम रुकन जो है, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, चाहे किसी पार्टी का हो या कोई पार्टी भी, अमेंडमेंट लेके आ सकती हैं। इसमें तो कोई कंडीशन नहीं है कि नहीं लेके आ सकते, मगर बैठ के नेगोशिएशन तो हो सकती है ना कि कौन सी चीजें इस फेडरेशन के लिए जरूरी है और उसके साथ साथ फेडरेटरी यूनिट्स के लिए जरूरी है। इन सारी चीजों पे हमारा एक क्लियर कट मौकूफ है, और जाहिर हम अवाम की नब्ज के को भी मद्देनजर रखेंगे कि अवाम क्या क्या चीजें चाहती है। तो ये सारी चीजें डिस्कस होनी है जब सीरियसली गवर्नमेंट हमें ड्राफ्ट देगी और पीपुल्स पार्टी उस पर अपना मौकूफ देगी, और कमेटी टू कमेटी इस पे हम बात करेंगे, हम कन्विंस करेंगे अपने हिसाब से। अगर हुकूमत हमें कन्विंस करना चाहती है तो ठीक है, सियासत में होता है, कन्विंस करके देखें। बहुत बहुत शुक्रिया आजिज़ धामरा साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पी के सीनियर रहनुमा आजिज़ धामरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। और ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी की भी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कल यानी 6 नवंबर को होने जा रहा है, और उस इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज्तिमाई दानिश से फैसला करेगी कि इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जिसका अभी खाका मौजूद है, बाकायदा को ड्राफ्ट एज पर पीपल नहीं हुआ, इस पर क्या करना है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर कल इस्तंबुल में होने जा रहा है, और पाकिस्तान का आला सफारती और अस्करी सतह का वफ्द इस मुज़ाकरात का हिस्सा है। अब ये बात तय हो चुकी है कि पाकिस्तानी वफ्द किसी सूरत अपने मुतालिबात से पीछे हटने को तैयार नहीं, और यही वजह है कि मुज़ाकरात के अगले दौर में पाकिस्तानी वफ्द की जानिब से अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाइयों पर अफगान वफ्द से तहरीरी ज़मानत तलब की जाएगी। अब देखना ये कि पिछली बार की तरह इस बार भी अफगान वफ्द हीले बहानों से काम लेता है, या फिर वो तहरीरी तौर पर इन कलअदम दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई की तहरीरी यकीन दहानी भी देगा। क्योंकि पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान गुज़श्ता मुज़ाकरात के दौर में जिन मामलात पर डेडलॉक था, वो डेडलॉक अब भी बदस्तूर बरकरार है, और मुज़ाकरात शुरू होने से कबल जो माहौल होना चाहिए था, वो माहौल अफगानिस्तान के मनफी रवैये की वजह से नहीं बन सका। लेकिन मुबस्सरीन की नज़र में अगर मुज़ाकरात के अगले दौर में जंग बंदी पर ही दोनों ममालिक इत्तफाक कर लेते हैं, तो ये भी एक बड़ा ब्रेक थ्रू तस्वुर हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल ज़मीनी हक़ाइक़ ये बताते हैं कि मामला इतना सादा नहीं है, क्योंकि 25 से 30 अक्टूबर को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तंबुल में तुर्की और कतर की सालसी में होने वाले मुज़ाकरात एक लिहाज से नाकाम हुए, क्योंकि इनमें दहशतगर्दी की मॉनिटरिंग के हवाले से मैकेनिज़्म तय नहीं हो पाया। पाक अफगान सूरत हाल पर गहरी नज़र रखने वाले मुबस्सरीन का ख्याल है कि मुज़ाकरात का अगला मरहला कितना कामयाब होगा, इस बात का दारोमदार इस चीज़ पर है कि फ़रीक़ैन की जानिब से एतमाद साजी के लिए क्या इक़दामात किए जाते हैं। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एतमाद का शदीद फुकदान है, और 30 अक्टूबर से अब तक ये देखने में आया है कि दोनों अतराफ से तुंदो तेज़ बयानात जारी किए गए, और अब तक दोनों ममालिक में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर डेडलॉक दिखाई दे रहा है। अब यहाँ तक कि नायब वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने हाल ही में यह दावा भी किया है कि अफ़गानी वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी ने उन्हें 6 बार फ़ोन किया है, लेकिन उन्होंने जवाब में एक ही बात की है कि हमें अफ़गानिस्तान से सिर्फ एक चीज़ चाहिए कि उसकी सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो। यानी इसहाक़ डार के बयान से ये वाज़ेह होता है कि अफ़गान हुकूमत पसपाई इख्तियार कर रही है और वो मुज़ाकरात के ज़रिए हल निकालना चाहती है, लेकिन इसके बावजूद वो अफ़गानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई करने से कतरा रही है। यहाँ तक कि अफ़गान वज़ीर ख़ारजा इस बात से इनकारी हो रहे हैं कि उन्होंने इसहाक़ डार से कोई राब्ता किया है, लेकिन ये हकीकत है कि अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तान हर एतबार से अहमियत का हामिल मुल्क है, और अफ़गानिस्तान ये जान चुका है कि अगर कशीदगी मज़ीद बढ़ी तो ना सिर्फ उसका अस्करी नुकसान होगा, बल्कि उसके तजारती, माशी और सफारती मफादात भी ख़तरे में पड़ सकते हैं। यानी इसी एहसास शिकस्त के बाद अफ़गान हुकाम ने तुर्किया के ज़रिए दोबारा मुज़ाकरात बहाल करवाए ताकि तसादुम से बचा जा सके। दूसरी अहम वजह अफ़गानिस्तान की अंदरूनी माशी मुश्किलात भी हैं। तालिबान हुकूमत को बैनुल अक़वामी सतह पर अब तक पजीराई नहीं मिल सकी, और यही वजह है कि इस वक्त अफ़गानिस्तान ज़र मुबादला की शदीद कमी और सरहदी बंदिशों के बायस शदीद दबाव का शिकार है। इस तनाजुर में पाकिस्तान इसके लिए माशी ऑक्सीजन लाइन की हैसियत रखता है। अफ़गान तिजारत का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तानी बंदरगाहों, ख़ास तौर पर कराची और गवादर के रास्ते होता है। अगर पाकिस्तान सख्त पॉलिसी अपनाए तो काबुल की मईशत मज़ीद मफलूज हो सकती है। इसीलिए अफ़गान क़यादत ने सफारती महाज पर नरमी दिखाना बेहतर समझा है। दरअसल तालिबान हुकूमत को अब एहसास हो रहा है
कि पाकिस्तान से दुश्मनी मोल लेना किसी भी तरह अस्करी, सियासी और तिजारती सतह पर मौजू नहीं है। इसीलिए जब पाकिस्तान ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया तो काबुल को एहसास हुआ कि ताल्लुकात में ख़राबी इसके लिए माशी खुदकुशी के मुतरादिफ होगा, और यही वजह है कि पाकिस्तान की अफगानिस्तान में मौजूद कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे को भी अफगानिस्तान को हर सूरत तस्लीम करना होगा। और उसके अलावा पाकिस्तान अफगानिस्तान के पास कोई दूसरा चारा नहीं है, क्योंकि ये हकीकत सब पर वाज़ेह हो चुकी है कि दहशतगर्दी में मुलव्विस गिरोह अफगानिस्तान से कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जबकि काबुल का कहना है कि इन गिरोहों पर उनका मुकम्मल कंट्रोल नहीं है, इसलिए इनको जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। यही वजह है कि दोनों ममालिक के दरमियान बदएतमादी की दीवार खड़ी है। दूसरी वजह यह है कि पाकिस्तान का कहना है कि अफगान मुज़ाकराती टीम अक्सर अपने मौक़िफ़ से पीछे हटती है और काबुल से बार बार पूछती है कि हमें आगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जबकि काबुल समझता है कि पाकिस्तान की शराइत उसकी खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ हैं और यूँ दोनों फरीक एक दूसरे पर एतमाद कर नहीं पा रहे। इस वक्त डॉक्टर शाज़िया चीमा इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहिबा, एक बार फिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन मुज़ाकरात का एक और दौर तुर्की में होने जा रहा है। आपको कितने इम्कानात नजर आते हैं इसमें कोई मेजर ब्रेक थ्रू के? देखिए, ब्रेक थ्रू के इम्कानात तो ऑफ कोर्स अगर पॉलिटिकल विल होगी उनके अंदर तो ब्रेक थ्रू ही होगा। हम तो कोशिश ही कर सकते हैं जो हम कर रहे हैं और अपना स्टांस सामने रख सकते हैं कि आप अपनी जो ज़मीन है उसे टेररिज्म के लिए इस्तेमाल ना होने दें। तो बहुत एक्सटेंसिव जो है वो डायलॉग था लास्ट टाइम भी इस्तांबुल में। 18 घंटे जो हैं वो ऐनी शायद कहते हैं कि वहाँ पे जो लोग मौजूद थे वहाँ पे डिस्कशंस होती रही हैं जिनमें डेडलॉक भी आया है। और उसमें से जो बात मुझे समझ में आई है कि अफगान इंटरिम गवर्नमेंट जो है, पॉलिटिकल विल तो एक साइड है, उनके पास कैपेसिटी ही नहीं है कि वो किसी शर्त को खुद से मान जाएं, कोई चीज़ प्लेज कर ले और फिर बाद में उसको जो है वो उसको निभा भी पाएं। इससे पहले वो मुआहदों में बैठते रहे हैं, लेकिन वहाँ पे ये नहीं होता था कि एक मॉनिटरी सुपरविजन जो है वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बन जाता था। अब इस दफ़ा पाकिस्तान ने ये एक बहुत अक्लमंदी का काम किया है कि सिर्फ मुआहदे की बात नहीं है, जो भी मुआहदे के अंदर प्लेजेस होंगे उनको थर्ड पार्टीज जो हैं वो मॉनिटर भी करेंगी और उनके डेमोन्स्ट्रेबल होने का, कि उनके डेमोन्स्ट्रेबल एक्शन की बात हुई है। तो ये तो बहुत डिटेल डिस्कशन हुई, जहाँ से डिस्कशन स्टार्ट हुई कि जी हम तो जानते ही नहीं दहशतगर्दी है क्या, हमारे पास दहशतगर्द है नहीं। फिर उसके बाद हम एक्सटेंसिवली डिस्कस कर चुके हुए हैं कि यहाँ पर बात आई कि जी हम जानते हैं, हमारे पास हैं, हम बात करेंगे। और अल्टीमेटली फिर अगले दिन जब डेडलॉक ख़त्म हुआ तो फिर ये बात बीच में डाली गई कि जी हमें कोई पॉलिटिकल सेफ्टी नेट भी दिया जाए और प्रोसीजरल मैकेनिज्म में असिस्टेंस भी दी जाए और हमें समझाया भी जाए। तो उसको मैं ट्रांसलेट इस तरह से करती हूँ कि अगर वो पॉलिटिकल सेफ्टी नेट या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो फिर वो ये बात बहुत रियलिस्टिक बेसिस पे कर रहे हैं कि हमारे अंदर तो अपने इतने फ्रैक्शंस हैं, हमारे पास कैपेसिटी नहीं है कि हम जो भी प्लेज कर आएंगे और आप हमारे सर पे 2-3 ममालिक की इंटेलिजेंस फोर्सेस और उनका एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का एक पूरी बॉडी बना के वहाँ पे हमें मॉनिटर कर रहे होंगे, तो उसमें से फिर बच के निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो उम्मीद यही की जा सकती है कि पिछली दफ़ा कोई भी चीज़ जो है वो पेपर पे जो है वो इंक जो है उस पे नहीं आ सकी, तो कल जो है वो कोई चीज जो है वो हतमी डॉक्टर साहब, इस दौरान जो एक गैप आया और एक स्ट्रेटेजिक ब्रेक कह लें, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट कह लें, वो इसलिए भी जरूरी था कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो सकें, दोनों तरफ से कुछ सीबीएम्स हो सके। तो क्या कोई सीबीएम्स होते हुए आपको नजर आए, कहीं कोई एतमाद बहाल होता हुआ नजर आया? एतमाद बहाल हो सकता है, मुझे होता हुआ नजर नहीं आया। उसका शॉर्ट आंसर ये है और उसकी वजह ये है कि एतमाद बहाल इसलिए नहीं हो रहा कि जो अफगान सेटअप जैसा भी रहा है, चाहे वो हामिद करजई का हो या चाहे वो अशरफ गनी का हो या ये तालिबान 2.0 हैं, इससे पहले भी आप देख लें, लंबी हिस्ट्री देख लें, सोशलिस्ट देख लें या जो भी कम्युनिस्ट देख लें और फिर उसके बाद रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट देख लें, उनका जो एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो बहुत मेकशिफ्ट अरेंजमेंट्स पे है, वो लॉन्ग टर्म नहीं है। तो अब वो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट के लिए आपको फौरन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करके कुछ फंडिंग चाहिए होती है। और पाकिस्तान जो है वो ऑफ कोर्स ना तो इस पोजीशन में है ना इस मूड में है कि तालिबान की हुकूमत जो है इंटरिम गवर्नमेंट को बचाने के लिए फंडिंग भी प्रोवाइड करे, फिर उनको पॉलिटिकल कवर भी वहाँ पे देता रहे, उनके पर्सनल डिस्प्यूट भी सॉर्ट आउट करवाता रहे जो उनके
33 रजिस्टर्ड वहाँ पे दहशतगर्द तंजीमें बैठी हुई हैं। रजिस्टर्ड से मेरी मुराद है डॉक्यूमेंटेड, आई मीन दहशतगर्दों की कहीं रजिस्ट्रेशन तो नहीं होती, तो डॉक्यूमेंटेड हैं जिनके बारे में हमें पता है। उनसे भी उनकी जो है वो जहाँ जहाँ पे जो जो क्रेविसेस हैं, जो जो उनके फॉल्ट लाइंस हैं, उनको भी रेक्टिफाई करे। तो पाकिस्तान ये नहीं करना चाहता है और शायद पाकिस्तान के पास ये करने की कैपेसिटी भी नहीं, इतने बड़े पैमाने पे जाके इंटरनल अफेयर्स के अंदर जो है अपनी पावर को एक्सर्ट करना। उसे करना नहीं चाहिए और बी मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ये कर भी नहीं सकता है। तो अब उनका प्रॉब्लम ये है कि वो पहले दोहा में इस तरह, जैसे इससे पहले भी बैठते थे, दोहा में बैठते थे, जहां भी उनसे मुज़ाकरात पे बात की तो कभी उन्होंने इनकार नहीं किया, वो आराम से बैठ जाते हैं, बातचीत हुई, गपशप हुई और उसके बाद उठ जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है, चूंकि वो इस चीज का बहुत दफा इस एक्सपीरियंस से गुजरा हुआ है, तो पाकिस्तान ने इस दफा जो है वो 3-4 पार्टीज जो है वो कंसर्न इन्वॉल्व कर ली, और वो कंसर्न पार्टीज जो हैं वो हैरान और परेशान तो हैं ही, वो साथ में ये भी देख रही हैं कि पाकिस्तान किस चीज से जूझ रहा है, कि एक ऐसी बॉडी जिससे हम कुछ डिमांड कर रहे हैं, तो वो तो डिमांड को किसी चीज को प्लेज करने की काबिल ही नहीं है, तो हम उनसे फिर किस चीज की डिमांड कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम फिर मुझे लगता है कल भी यही होगा कि हर एक क्लॉज को पढ़ने के बाद ये फिर दोबारा काबुल में फोन करेंगे, काबुल से फोन कहीं और जाएगा। अफगान जो इंटरिम गवर्नमेंट है, उनके जो 3 फ्रैक्शन बड़े बन गए हुए हैं, उनके अंदर जो है वो पावर की जो है वो टग ऑफ वॉर चल रही है। तो अब कौन डिसीजन कौन, जब भी आप हिस्ट्री में देखें, जब नॉन स्टेट एक्टर्स इस तरह के आप इन्फोर्स किसी मुल्क के ऊपर हो जाते हैं, तो उनका अल्टीमेट जो है वो नतीजा यही होता है। वो 4 दिन तो मैस्करेड करते हैं एज अ गवर्नमेंट, पर वो अपनी असल को लौट जाते हैं, जो उनकी असल होती है। और वो असल की जो जड़ें हैं वो एक ट्राइबल अरेंजमेंट में है, जिसमें भाईचारा है, अपनी रिश्तेदारियां हैं, अपनी ट्राइबल और एथनिक जो हैं वो एफिलिएशंस हैं। उसी की बुनियाद पर वो पॉलिटिकल डिसीजंस भी करते हैं और साथ में कोई इकोनॉमिक मॉडल नहीं। और मैं डॉक्टर साहब, अभी नायब वजीर आजम और वजीर ख़ारजा इसहाक डार साहब ने कहा कि वजीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी का कुछ 6 बार उनको फ़ोन आया है, वो यही कह रहे हैं कि हम एक ही मुतालबा है हमारा कि अफ़गान सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो। तो जो 6 बार का एक एम्फेसिस है इस पे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द कॉल्स की, कि 6 बार उनका फ़ोन आया, तो उससे ये तासुर मिल रहा है कि अफ़गानिस्तान को ज़रूरत है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों। तो क्या इसको इस तनाजुर में देखा जाए? अफगानिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है। अफगानिस्तान चंद लम्हों के लिए समझ बैठा था कि जो पाकिस्तान उसके लिए लॉबिंग और एडवोकेसी करता फिर रहा है चाइना में या सेंट्रल एशिया में या बाकी ममालिक में, कि इनको इनकी गवर्नमेंट को तस्लीम भी कर लिया जाए, इनके पास इन्वेस्टमेंट भी ले आए, और फिर जिन ममालिक ने इनके साथ फिर बातचीत शुरू कर दी है, तो वो ये समझना शुरू हो गया था फॉर द 5 मिनट फेम जो होती है, कि हमें एक हुकूमत के तौर पे तस्लीम कर लिया गया है, और अब हम पाकिस्तान से बराबरी की सतह पे आगे बात करेंगे कि हम वही रेटोरिक, वही ऑप्टिक्स रखेंगे कि जी दहशतगर्दी को आप भी संभालें वगैरह वगैरह, ये जो होते हैं जो हमारे पड़ोसी की तरफ से भी आते हैं। लेकिन जब बैठकर उनको रियलिटी चेक मिला है, उस रियलिटी चेक में सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान अकेला नहीं है कि यहाँ एक बंद कमरे में बात होगी और बाहर निकल के हम कुछ भी कहते नहीं। जिन मुल्कों के सर पे हम ये सब कुछ करना चाह रहे हैं कि जी सिर्फ पाकिस्तान को हमसे प्रॉब्लम है, मुत्तकी साहब फरमा रहे थे, बाकी तो हमारे बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, तो पाकिस्तान ने वो सारे अच्छे तल्लुकात वाले भी इकट्ठे कर लिए कि अब आप बैठ जाएं, अगर हम अनरीजनेबल हैं तो आप इनसे कोई रीजनेबल डिस्कशन कर लें। तो इनकी ये जो 6 दफा कॉल करने का मतलब ये है, वो यही है जो इन्होंने पिछली दफा भी जो इंफॉर्मेशन जो है वो लीक हुई है, कि वो यही कह रहे हैं कि आप हमारी किसी ना किसी तरह से फेस कीपिंग करें और जिम्मेदारी ले लें और हमें कोई पॉलिटिकल सिक्योरिटी या सेफ्टी नेट दे दें। अब पाकिस्तान जो है वो इनको सिक्योरिटी या सेफ्टी नेट किस बुनियाद पे देगा और इन पे भरोसा दोबारा क्यों करेगा, और फिर पाकिस्तान किसी मुल्क के इंटरनल मामलात में क्यों दखल अंदाजी दे अगर इनकी हुकूमत टिक नहीं पा रही है और सबको नजर आ रहा है कि ये आनन फानन जो है ये चली जानी है, किसी ना किसी ने किसी का गला काट देना है और यहाँ पे केओस ही होना है। तो पाकिस्तान एक बहुत अजीब डिलेमा में है। एक ये कि अफगान सिविलियन पॉपुलेशन के लिए हमारे पास बहुत सिंपैथी है, हम उनको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, उनके पास कोई इकोनॉमी का कोई दूसरा तरीका भी नहीं है, और दूसरा ये कि अगर हम इस सिस्टम को इसी तरह चलने देना चाहते हैं तो ये जो पूरे का पूरा टेरर नेक्सस है, इसका स्पिल ओवर जो है वो हमारे पास आता ही आता है। तो पॉलिटिक्स में हमेशा ये कहते हैं कि जब भी किसी पॉलिटिशियन को
एक वर्स्ट और बैड चॉइस में चूज करना पड़ता है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसने उसके पीछे मल्टीपल बैड चॉइसेस या बैड डिसीजंस लिए हुए हैं। तो पाकिस्तान इस वक्त एक बैड और वर्स्ट चॉइस के अंदर चूज करने बैठा हुआ है, और हमें ये मानने में कोई कबाहत नहीं है कि हमने बहुत गलत फैसले। ठीक है डॉक्टर साहब, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थी। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अमेरिका में हालिया मकामी और शहरी सतह के इंतखाबात ने सियासी मंजरनामे में एक नुमाया तब्दीली को जन्म दिया है। खासतौर पर न्यूयॉर्क सिटी में डेमोक्रेटिक पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवार ज़ोहरान हमदानी की मेयर के तौर पर कामयाबी को न सिर्फ एक तारीख साज लम्हा करार दिया जा रहा है, बल्कि इसे अमरीकी सदर की मकबूलियत में कमी की बड़ी वजह भी करार दिया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ोहरान हमदानी ने मेयर के इंतखाबात में 52% से ज़ायद वोट हासिल किए, जबकि उनके मुकाबले में डोनाल्ड ट्रंप के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार एंड्रयू कॉमर सिर्फ 41.6% वोट ले सके। और ज़ोहरान हमदानी की कामयाबी उनकी कम्युनिटी बेस्ड सियासत, समाजी इंसाफ के बयानिए और ग्रास रूट की सतह पर मुनज़्ज़म इंतखाबी कैंपेन का नतीजा समझी जा रही है। वो अरसा दराज से न्यूयॉर्क के मुस्लिम तारिकीन वतन और मुतवस्सित तबके के हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाते रहे, जिसने उन्हें एक मजबूत अवामी हिमायत फराम की। अब ये इंतखाबात डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन हलकों के लिए एक बड़ा धचका करार दिया जा रहा है, और इसको तब्दीली का एक पहला स्टेप या सीढ़ी भी कहा जा रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन हालिया दिनों में शदीद मंदी का शिकार है और इसकी कीमत 4 माह की कम तरीन सतह पर आ गई है। बिटकॉइन की कदर में तकरीबन 6.7% कमी के बाद यह कीमत $99,936 तक गिर गई है, जबकि कुछ ही हफ्ते कबल ये $1,26,000 की बुलंद तरीन सतह पर थी। इस अचानक गिरावट ने आलमी सरमायाकारों को हैरान और परेशान कर दिया और मार्केट में खौफ और गैर यकीनी सूरत हाल बढ़ गई है। इस कमी की बुनियादी वजह सरमायाकारों का मोहतात रवैया, आलमी मालियाती हालात और मुख्तलिफ ममालिक में क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक सख्त कवानीन या निगरानी के खदशात हैं। जब आलमी मईशत में गैर यकीनी सूरत हाल बढ़ती है, ये शरह सूद में इजाफा होने की तवक्को की जाती है, तो सरमायाकार आम तौर पर अपना सरमाया क्रिप्टो से निकाल कर ज़्यादा महफूज असासों जैसे डॉलर, बॉन्ड्स या सोने की तरफ मुंतकिल कर देते हैं, जिससे बिटकॉइन और दीगर डिजिटल करेंसीज पर दबाव पड़ता है। बिटकॉइन की गिरावट के असरात दीगर क्रिप्टो करेंसीज पर भी नुमाया हुए हैं, जहाँ इथेरियम की कीमत में 10% और XRP की कदर में 6% कमी देखने में आई, और इससे ये बात वाज़ेह होती है कि बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट का मरकज़ है और इसकी कीमत में उतार चढ़ाव बराह रास्त पूरी मार्केट को मुतासर करता है, जिससे जाहिर होता है कि अब डिजिटल और रिवायती मालियाती मंडियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और सरमायात और सरमाया का बहाव दोनों मार्केट्स पर बैक वक्त असरअंदाज होता है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़। We'll be right back.